अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे कोरोना महामारी की। भारत एक बार फिर से दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जहां इन दिनों सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और आंकड़े भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो देश में कोरोना के 3,641 नए मामले सामने आए। इसी के साथ देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना के बढ़ते इन मामलों को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग तेज करने के निर्देश दिए थे, जिस पर अमल शुरू हो चुका है। कोरोना जांच के लिए अस्पतालों में बढ़ रही भीड़। कुछ राज्यों में मास्क लगाने पर दिया जा रहा जोर, तो कहीं अस्पतालों में की जा रही है मॉक ड्रिल। ये तस्वीर भले ही देश के 3 अलग अलग शहरों की हो, लेकिन कमोबेश देश के दूसरे शहरों में भी अब ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोजाना जारी किए जा रहे आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं, जिनके मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस के 3,641 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20,219 हो गई है। वहीं इस दौरान कोरोना से 11 लोगों की जान भी गई है। इन हालात को देखते हुए राज्यों ने अब टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण के फॉर्मूले पर फिर से तेजी से अमल शुरू कर दिया है। खासकर अस्पतालों में पहुंच रहे लोगों के मास्क लगाने पर जोर दिया जा रहा है। जनरली क्या था, हॉस्पिटल्स में एंट्री ना ऐसे मिल जाती थी। अब स्पेसिफिकली 2-3 गार्ड्स खड़े हैं, वो रोक रहे हैं कि अंदर एटलीस्ट नहीं जाना है मास्क के बिना। तो बाहर का तो प्रोटोकॉल फॉलो करवाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट अंदर जो एंट्री है वो बिना मास्क के नहीं हो रही। यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल फॉलो कराया जा रहा है। अगर कोई मास्क नहीं भी लाता है तो यहाँ पे मिल जाते हैं, डॉक्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। हम एहतियात बरत रहे हैं, प्रॉपर मास्क में हाथ सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। घर में भी हमारा माहौल बड़ा अच्छा है, उस हिसाब से बनाया हुआ है। हॉस्पिटल में किस तरह का कोविड प्रोटोकॉल को देखने को मिला? हॉस्पिटल में भी करा रहे हैं। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं डिस्टेंस रखिए, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करिए, मास्क रखिए। सब मतलब स्टाफ सारा कोऑपरेट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बाद अब यूपी और हरियाणा में भी कोरोना के मरीज धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए इन राज्यों की सरकारें पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। कोरोना के जो मामले हैं वो एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्या निर्देश जो है वो दिए गए हैं? नहीं, उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और हम पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं। अभी जो देश में मरीजों की संख्या है अन्य राज्यों में देखकर यूपी में कम है। हमारी पूरी तैयारी है। जो मरीज हमें मिले हैं वो मरीज घरों पर इलाज करा रहे हैं, लेकिन अभी खतरा जैसा कुछ नहीं है। हल्का सा केवल जुकाम होता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। और कोविड को लेकर कोई पैनिक जैसी स्थिति स्टेट में हमारी तैयारी पूरी है। एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल सकता है। लिहाजा देश के अलग अलग हिस्सों में अस्पतालों ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों को परखा भी और तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। मॉक ड्रिल की एक ऐसी ही तस्वीर झारखंड के धनबाद से सामने आई है। वहां स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों की अगुवाई में तमाम तैयारियों को परखा गया। हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया स्टेट के डायरेक्शन पे, और ये सदर में हुआ। सभी हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सभी को डायरेक्शन है। हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट भी है, डॉक्टर्स भी हैं, हमारे स्टाफ वेल ट्रेंड है। और आपने जैसा कि देखा कि इन्होंने इसको काफी अच्छा से परफॉर्म किया अपना प्रिपरेशन। इन तमाम तैयारियों के बीच ही केंद्र के निर्देश पर राज्यों ने जीनोम सीक्वेंसिंग भी तेज कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं देश में कोई नया वेरिएंट तो नहीं मौजूद। दरअसल कोरोना वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है, जिसे देखते हुए ही जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने कहा है जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके वो देखते रहेंगे कौन कौन सा वेरिएंट अभी चल रहा है, वो चलता रहेगा और वो सरकार का काम है, वो सरकार करती रहेगी। इसलिए मैं आप सबसे आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि लोग बचाव के उपाय करें।
और जो बचाव के उपाय हम पिछले 3 वर्षों से जिनकी इतनी चर्चा करते आए हैं, मास्क का लगाना, दूरी बना के रखना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना, मेट्रो में सफर कर रहे हैं मास्क लगाइए, हवाई यात्रा कर रहे हैं मास्क लगाइए, और बस में यात्रा कर रहे हैं मास्क लगाइए, तो मैं समझता हूं कि हम बचे रहेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। लिहाजा जरूरी है कि लोग एक्सपर्ट और सरकार के निर्देशों पर गंभीरता से अमल करें ताकि महामारी को पैर पसारने से रोका जा सके। पिछले 10 दिनों से लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराएं और खासकर टेस्टिंग की रिपोर्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। ये चेक करें कि आखिर जो सैंपल लिया गया है वो कहीं ना कहीं नए वेरिएंट से जुड़ा तो नहीं। इसके अलावा ये भी जांच को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा कि जितने भी इस समय केसेस सामने निकल के आ रहे हैं वो केसेस कौन से वेरिएंट से ताल्लुक रखते हैं। यह जरूर है कि इस समय जो हालात हैं उसके हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर किया जाए। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। अभी तक देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB.1, .16 के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ये सब वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स और सरकार लोगों से सतर्क रहने की अपील बार बार कर रहे हैं। अहम बात यह है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर जीनोम सीक्वेंसिंग तेज कर दी गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि देश में कहीं कोरोना को लेकर कोई नया वेरिएंट तो नहीं आया है। और यहां पर हम आपके लिए ये भी जानकारी लेकर आए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग आखिर क्या है और कैसे होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग आखिर होती क्या है। दरअसल जिस तरह इंसान का शरीर डीएनए से मिलकर बनता है, ठीक वैसे ही वायरस भी या तो डीएनए या फिर आरएनए से बनता है। कोरोना वायरस भी आरएनए से बना है। जीनोम सीक्वेंसिंग वो तकनीक है जिससे आरएनए की जेनेटिक जानकारी मिलती है और इसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि वायरस किस तरह का दिखता है और कैसे हमला करता है और कैसे बढ़ता है। अगर इसको आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस का पूरा बायोडाटा हमारे सामने आ जाता है और ये भी पता चल जाता है कि लोग वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किसी भी सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग आखिर होती कैसे है। तो सबसे पहले आपको संक्रमित लोगों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लैब में भेजना होगा, जहां सैंपल से आरएनए निकालकर इसे 80 डिग्री के तापमान वाले फ्रिज में रखकर स्टेबलाइज किया जाता है और इसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग में आरएनए को डीएनए में तब्दील किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आरएनए बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण उस पर किसी भी तरह का टेस्ट करना नामुमकिन है और इसीलिए इसे डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। डीएनए में कन्वर्ट हो जाने के बाद इसे फ्रेगमेंटेशन और एमोलिफिकेशन के लिए भेजा जाता है और इसमें पूरे आरएनए को खोला जाता है। इसके बाद इसे सीक्वेंसिंग के लिए एनालाइजर मशीन में डाला जाता है और इस मशीन में यह पता लगाया जाता है कि सैंपल आगे की प्रक्रिया के लिए योग्य है भी या फिर नहीं और फिर उसी के बाद सैंपल की अलग अलग तरीकों से स्टडी की जाती है। मशीन में जीनोम में होने वाले बदलाव के बारे में भी पता लगाया जा सकता है और ये बदलाव पुराने वायरस से कितने अलग हैं ये भी हम जान सकते हैं। सीक्वेंसिंग की मदद से ही डॉक्टर समझ पाते हैं कि वायरस में म्यूटेशन कहां पर हुआ है। यानी जीनोम सीक्वेंसिंग की इस पूरी प्रक्रिया में पता चलता है कि औसत ह्यूमन जीनोम और जिस व्यक्ति के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है उसमें अंतर क्या है और इसी के आधार पर ही उसकी रोकथाम करने में आसानी होती है। 90% केसेस में ये जेनोमिक सीक्वेंसिंग में XBB 1.5 निकल रहा है और BQ 1.1 निकल रहा है 10% केसेस में। ये बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं, ये वेरिएंट कितना घातक है, इसके सिम्टम में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। जैसे पिछले वायरसेस में जो है वो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल चला जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें डायरिया हो रहा है, इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और पहले वेरिएंट्स थे BA.4, BA.5, BQ, ये सब वेरिएंट्स हैं। अभी इसका और कोई नया ओमिक्रॉन का वेरिएंट नहीं आया। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है उनके सारे के सारे अपेक्षित हैं कि सब सैंपल्स में हम
उनको जीनोमिक लैब्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करें और भेजें, ताकि हम उनको मेंडेलियन रैंडमाइजेशन के जरिए जीन मैपिंग करें और जीनोमिक सीक्वेंसिंग करें, जिससे नए वेरिएंट का पता लगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की स्क्रैप पॉलिसी, जिसका मकसद भारत की सड़कों से डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाना है। 1 अप्रैल यानी कि ठीक 3 दिन पहले से पूरे देश में पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप यानी कि कबाड़ में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है और दूसरे चरण की तरह दूसरे राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी केंद्र सरकार की इस नीति के तहत पुराने वाहनों की धरपकड़ अब शुरू हो गई है। इसमें राज्य का गौतम बुद्ध नगर जिला भी शामिल है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, जेवर सब डिवीजन आते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध नगर के 1442 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए खबर बेहद जरूरी है, खासकर तब जब वो 10 साल पुरानी डीजल या फिर 15 साल पुरानी पेट्रोल की कोई गाड़ी चला रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के ऐसे निवासियों को भारी नुकसान हो सकता है, उनकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है, यानी सड़क पर चलते बेकार हो चुके तमाम वाहनों को सरकार जब्त कर सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए पुरानी कार, बाइक या फिर स्कूटर को गौतम बुद्ध नगर की सड़कों पर उतारना खतरे से खाली नहीं होगा। दरअसल यूपी परिवहन विभाग पूरे गंभीरता से केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को प्रभावी बनाने में जुटा है। ऐसे में अगर आपके पास पेट्रोल से चलने वाली 15 साल पुरानी कार या फिर कोई और वाहन, डीजल से चलने वाले 10 साल पुरानी कोई गाड़ी है, तो आपको मुश्किल हो सकती है। इस तरह के वाहन अगर सड़क पर चलते हुए मिल जाएं तो गौतम बुद्ध नगर का आरटीओ उन्हें जब्त कर लेगा। जब्त की कार्रवाई के अलावा नोएडा में अब तक खुल चुके 2 स्क्रैप सेंटर्स में वाहनों को काटा भी जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के बाद भी पुराने वाहन चला रहे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के मुताबिक जिले में इस वक्त 10 साल और 15 साल की पुरानी कुल 1,68,000 गाड़ियां हैं, जिनके इस्तेमाल की आयु पूरी हो चुकी है। निजी गाड़ियों की तरह सरकारी वाहन भी अब तय समय सीमा से ज्यादा नहीं चलाए जा सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में 34 ऐसे सरकारी वाहन हैं जो डीजल या फिर पेट्रोल से चलते हुए 15 साल का समय पूरा कर चुके हैं और उन्हें भी स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ में बदलने की तैयारी हो रही है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा और ये नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और दूसरी गाड़ियों के लिए भी जरूरी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ये साफ संदेश देना चाहता है कि चाहे वाहन निजी हो या फिर सरकारी, सभी के लिए नियम एक समान ही होगा। अब 1 अप्रैल के बाद अगर आप अपनी गाड़ियां लेकर रोड पे उतरते हैं तो नोएडा पुलिस या दिल्ली एनसीआर की कहीं की भी पुलिस आपको जो है 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी मिलती है तो तुरंत जब्त कर ली जाएगी और वो गाड़ी स्क्रैप में दे दी जाएगी। 1 अप्रैल से जो है 10 साल की जितनी भी गाड़ियां हो चुकी हैं वो दिल्ली एनसीआर में अब नहीं चलेंगी। साथ ही जो पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो भी दिल्ली एनसीआर के रोडों पर नहीं उतर पाएंगी। सीएनजी के लिए भी यही नियम लागू है। 15 साल पुरानी सीएनजी जो गाड़ी है वो भी जो है अब जो है रोड पे नहीं उतरेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की तरफ से वाहन मालिकों को कुछ राहत भी दी जा रही है। ईंधन के आधार पर अगर उनके वाहन की आयु को 10 साल या फिर 15 साल पूरे होने में कुछ वक्त बाकी है तो वो आरटीओ से एनओसी लेकर उनको दूसरे डिवीजन यानी कि मंडल के जिलों में बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर अपने वाहन को स्क्रैप में बेच सकते हैं या फिर उसको कटवा सकते हैं। बदले में ऐसे वाहन मालिकों को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। स्कीम हमारी डीजल और पेट्रोल दोनों के लिए एक समान है। कोई भी गाड़ी जो 10 साल से ज्यादा पुरानी हो डीजल की हो और 15 साल से ज्यादा पुरानी हो पेट्रोल की है, वो एनसीआर क्षेत्र में उनका चलना प्रतिबंधित है। फिलहाल कार्यालय के द्वारा उनको यहाँ से एनओसी लेकर के प्रदेश के अन्य जनपदों में संचालन के लिए सुविधा है, लेकिन वो मंडलीय जनपद नहीं होना चाहिए। और अगर वाहन स्वामी चाहता तो उसको स्क्रैप सेंटर पर अपनी गाड़ी जमा करके कटवा करके एक सर्टिफिकेट ले सकता है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत उसको कुछ सुविधाएं प्रदेश सरकार के द्वारा दी जानी है। साल और 15 साल दोनों मिला के हमारे यहाँ कुल 1,68,000 गाड़ियां हैं,
जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं। इनमें जो गवर्नमेंटेड गाड़ियां हैं उनकी संख्या, सरकार की गाड़ियां हमारी कुल 34 हैं, उनकी उम्र 15 साल निर्धारित है, वो चाहे डीजल की हो और चाहे पेट्रोल की हो, और उनके लिए स्पष्ट आदेश आ गया है कि 15 साल के बाद किसी भी गाड़ी के लिए कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी औपचारिकता के उस गाड़ी को कटवाया जा सकता है। कुल गाड़ियां चलती हुई पाई जा रही हैं, कारण हम लोग भी बता दें कि रोज हमारे यहाँ कुछ न कुछ गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं और कुछ गाड़ियों की यहाँ से एनओसी जा रही है। इसमें जनपद की पुलिस और हमारे विभाग के प्रवर्तन अधिकारी इन गाड़ियों को पकड़ करके इनको डंपिंग यार्ड में खड़ा करते हैं। दिल्ली और एनसीआर में सर्दियों के दिनों में स्मॉग की समस्या अक्सर देखी जाती है। बाकी छोटे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत भी अच्छी नहीं है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से सरकार की मंशा शहरी इलाकों से ऐसे अनफिट पुराने व्हीकल्स को हटाना है जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। देश में अब नए वाहन BS6 के अनुरूप आते हैं, ये प्रदूषण कम फैलाते हैं। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का एक मकसद वाहनों की फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है। पुराने वाहन उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बने। पिछले 15 से 20 साल में व्हीकल टेक्नोलॉजी काफी कुछ बदल चुकी है, इसमें सुधार आया है, नए वाहनों की फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हुई है और इसके अलावा जोर शोर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे वाहनों की खरीद पर केंद्र सरकार जहां फेम 2 सब्सिडी देती है, वहीं कई राज्य सरकारें भी अलग से सब्सिडी दे रही हैं। तो ऐसे में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से जो वाहन सड़कों से हटेंगे उनमें से एक बड़े हिस्से के इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की भी उम्मीद है। इससे एक तो प्रदूषण कम होगा और दूसरा ग्राहक का फ्यूल कॉस्ट घटेगा और तीसरा ये कि शहर का क्रूड इंपोर्ट भी कम होगा। आगे बढ़ते रुक करते अयोध्या का, जहां चैत्र नवरात्रि के दौरान हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन की शुरुआत हो गई है। ये सेवा लोगों को खूब पसंद आ रही है और देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंच रहे लोग इस सेवा का फायदा भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड की पहल पर यह सेवा शुरू की गई है, जिसका आने वाले समय में और विस्तार किया जा सकता है। आसमान से कुछ ऐसा दिखता है प्रभु श्री राम का निर्माणाधीन मंदिर। आसमान से कुछ ऐसा दिखता है हनुमानगढ़ी का मंदिर और आसमान से कुछ ऐसा दिखता है सरयू जी का पवित्र तट। अभी तक राम भक्त अयोध्या की तंग और भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजरकर पवित्र स्थानों के दर्शन किया करते थे, मगर अब श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के हवाई दर्शन कुछ इस अंदाज में कर पाएंगे। न तो भीड़ की धक्का मुक्की और न ही ट्रैफिक जाम का झंझट, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर सेवा ने भक्तों की अयोध्या तीर्थ यात्रा को और आरामदायक बना दिया है। कैमरामैन नीरज आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ दर्शन करेंगे सरयू मैया के। ये सरयू तट है, सरयू नदी है, जहाँ लाखों में श्रद्धालु सरयू माता का दर्शन करते हैं आकर। और ये तस्वीरें अभी आप जो देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि सरयू कितनी मनमोहक है, सरयू कितनी सुंदर है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सरयू नदी जो है उसको लेकर तस्वीरें, यही वो एरिया है जहां पर लोग आके डुबकी लगाते हैं। और अयोध्या का जो मनमोहक नजारा आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि अयोध्या की भव्यता और दिव्यता में चार चांद लग रहे हैं। यहाँ हनुमानगढ़ी भी आपको नजर आएगा, हनुमानगढ़ी का मंदिर आपको यहाँ नजर आएगा और कुछ आगे चलकर रामलला के दर्शन भी आपको होंगे। और ये भव्यता जो है अयोध्या की, वो फिलहाल देखते ही बन रही है। और ये वो एरिया है राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का। सिक्योरिटी की वजह से हमारा चॉपर इसके ठीक ऊपर नहीं चल सकता है, पर दूर से ही सही आपको दृश्य पूरे दिखेंगे कि राम मंदिर निर्माण कितने जोर तरीके से यहाँ पर हो रहा है। 28 मार्च से शुरू हुई ये सेवा अयोध्या पहुंच रहे राम भक्तों को खूब रास आ रही है। रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक टिकट काउंटर से टिकट लेकर यात्री इस हेलीकॉप्टर सेवा का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। एक बार में 7 लोग ही इस हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो इसकी सीटिंग है, जो गद्दियां बनी हैं, वो आप देख सकते हैं कि कितनी कंफर्टेबल यहाँ पर बनाई गई हैं। 1 2 3 4 व्यक्ति पीछे बैठ सकते हैं, 2 व्यक्ति
3 व्यक्ति आगे बैठ सकते हैं और 1 व्यक्ति इसमें आगे और जो पायलट है वो बैठेगा। यानी कि आप कुल मिलाकर ये 7 सीटर है, ये 7 सीटर हेलीकॉप्टर है जो आपको अयोध्या के दर्शन करवाएगा। यह हेलीकॉप्टर सेवा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन ने मिलकर शुरू की है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। हम तो अयोध्या घूमने आए थे, हमको मालूम पड़ा कि हेलीकॉप्टर की राइड चालू है, तो हमने सुना कि राइड करके आते हैं, तो राम मंदिर का दर्शन हुए ऊपर से, बहुत सही है हमारे लिए। कैसा एक्सपीरियंस है राम मंदिर के दर्शन ऊपर से? बहुत सही है एकदम। हम आए हैं कच्छ से आए हैं। कच्छ गुजरात से? गुजरात कच्छ से आए हैं, भुज कच्छ। गुजरात में क्या बताएंगे जाकर? अभी सब बताएंगे कि हेलीकॉप्टर में घूम के आए हमें। हर्ष, मजा आया आपको? बहुत मजा आया, पर बीक लगी। क्या लगी? बीक लगी मन बहुत। अगर आने वाले दिनों में उम्मीद के मुताबिक इस हवाई सेवा को लेकर लोगों में उत्साह बरकरार रहा तो न सिर्फ हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बल्कि ये सेवा नियमित रूप से जारी रहेगी। यूपी पर्यटन विभाग का ये पूरा नमूना जो आपके सामने है। अब देखना ये है कि 24 में जब मंदिर बनेगा तब रफ्तार कितनी आएगी। अभी भले हेलीकॉप्टर कम है, पर 24 में जब मंदिर तैयार हो जाएगा तो इन हेलीकॉप्टर्स की संख्या भी बढ़ने वाली है। आपको 3000 रुपए देने हैं और यहाँ पर 8 मिनट का लगभग सफर करेंगे और सारे मंदिरों के दर्शन करके वापस रामकथा पार्क में आपको ये छोड़ेगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में अब आपको लिए चलते एक अनोखे रेस्टोरेंट में, और ये रेस्टोरेंट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे एक पुराने हवाई जहाज में बनाया गया है, जहां इस एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का लुत्फ उठा सकेंगे। इस प्लेन को देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद मैं कहीं बाहर की यात्रा करने जा रहा हूं, लेकिन असल में ये प्लेन तो है, लेकिन ये प्लेन उड़ने वाला नहीं है। ये यहाँ पर स्थिर रहेगा और आपको रेस्टोरेंट का आनंद देगा। कैसे, जरा समझिए कि अब तक आपने ट्रेन की बोगी के अंदर रेस्टोरेंट देखे होंगे, अब तक आपने जो है वो बाहर अलग अलग स्टाइल के रेस्टोरेंट देखे होंगे, लेकिन पहली बार आपको एरोप्लेन के अंदर एक बड़ा रेस्टोरेंट मैं दिखाने वाला हूँ। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे पड़ता है और इसके अंदर की जो विशालता है और जो स्थिति है उसे देखकर आप खुद कहेंगे कि शायद इससे ज्यादा अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर डासना से करीब 8 किलोमीटर दूर डिडवाली गांव के पास एक्सप्रेसवे पर ये एयरबस रेस्टोरेंट मौजूद है, जिसे एयर इंडिया के पुराने विमान में तैयार किया गया है। इसमें बैठकर आप लंच या डिनर कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग फ्लाइट जैसी ही आएगी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक प्लेन में सफर ही नहीं किया, तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए कि लोगों को मजा आए और जो लोगों का सपना है वो पूरा कर सकें हम लोग। तो इसीलिए हमने एक एरोप्लेन परचेज किया और उसमें रेस्टोरेंट बनाया, बिजनेस क्लास फील दी। लोग बेसिकली इकोनॉमी में भी नहीं बैठ पाते, तो हमने इसको बिजनेस क्लास वाली फील इसलिए दी कि जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता या प्लेन में नहीं बैठ सकता, तो वो यहाँ बैठ के खाने का भी आनंद ले और प्लेन का भी इंजॉय करे, सपना अपना पूरा कर सके। शानदार इंटीरियर के साथ कंफर्टेबल सीट्स तो आपको मिलेंगी ही, साथ ही आपको विमान का कॉकपिट भी देखने का मौका मिलेगा, जो इस पूरे रेस्टोरेंट को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। सामने की तरफ आप देखेंगे तो पायलट की बैठने की सीट है, वो आपको नजर आ रही होगी, पायलट और को पायलट। यानी कि अगर कोई चाहता है यहाँ पर आकर फोटो खिंचवाना तो वो आसानी से फोटो खिंचवा सकता है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा स्पेस नजर आएगा, जो ये समझाने के लिए काफी है कि अगर आपको आनंद लेना है, मजे लेने हैं और आपको लगना है कि आप ऐसे रेस्टोरेंट बैठे हैं जो कहीं ना कहीं प्लेन का एहसास आपको देता है, तो शायद इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिल सकती। यहाँ वेटर से लेकर शेफ और दूसरा स्टाफ भी आपको एयर होस्टेस और केबिन क्रू जैसा ही एहसास कराएगा। उन्हें खास तौर से इसके लिए ट्रेन किया गया है। प्लेन में बंदा आ रहा है तो उसको लगना चाहिए कि मैं प्लेन में बैठ के लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ। उसके हमने विंग्स पे भी इस पे सेटिंग हम लोग दे रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, जिसमें 10 से 12 लोग विंग पे भी बैठ के उसका शाम के टाइम में आनंद ले सकते हैं। हाईवे पर सफर के दौरान अक्सर लोग ढाबों पर रुककर देसी खाने का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आप ढाबे की खाट की जगह हवाई जहाज के केबिन में आप लंच या डिनर दोनों का मजा ले सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ये आपको
एरोप्लेन रेस्टोरेंट दिखने वाला है। बहुत जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी और इसकी भव्यता ये समझाने के लिए काफी है कि इसके लुक में इस बात का बेहद ख्याल रखा गया है कि कहीं भी जो इसकी नियति है यानी कि जो इसका बेस है वो खराब ना हो और लोग आएं, इसके आनंद महसूस करें और कहीं ना कहीं अपने आप को अभिभूत होते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ वरुण सिन्हा, मेरठ। दिल्ली में G20 सम्मेलन को देखते हुए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस इंतजामों में जुटी है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदे हैं। अब पुलिस इन स्कूटर्स पर गश्त करती नजर आएगी। अभी फिलहाल कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में ही इनका ट्रायल किया जा रहा है और ट्रायल के तौर पर कनॉट प्लेस थाने के पुलिसकर्मियों ने इससे गश्त करना शुरू कर दिया है। अगर ट्रायल सही रहा तो दिल्ली पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी इसी से गश्त करती नजर आएगी। ये स्कूटर पूरी तरह से बैटरी से चलते हैं, पर्यावरण के लिए बिल्कुल ठीक है और साथ ही इसमें अत्याधुनिक उपकरण और सुविधाएं लगी हुई हैं। इसे चलाना भी आसान है और इसमें सायरन, फ्लैश लाइट, माइक और जीपीएस सिस्टम भी लगा हुआ है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जैसे कि बाजार हो या फिर कोई भी और दूसरी जगह हो, यहां पर गश्त करना बहुत आसान हो जाएगा। भागते हुए किसी भी बदमाश का पीछा भी किया जा सकता है, उसे पकड़ा जा सकता है। ट्रायल के तौर पर कनॉट प्लेस थाना पुलिस को ये स्कूटर दिए गए हैं। कनॉट प्लेस में लोगों को भीड़ अधिक रहती है वहां पर, तो ऐसे में पुलिसकर्मी स्कूटर से इनर सर्कल में आराम से गश्त कर सकते हैं। दिल्ली में सितंबर महीने में G20 शिखर सम्मेलन होगा। भारत की मेजबानी में होने वाला यह सम्मेलन प्रगति मैदान में होगा। इसमें 19 देशों और यूरोपीय संघ शामिल होंगे और इसके चलते दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अभी से तैयारी में जुट गई है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में पुलिसकर्मी के बैठने के बजाय खड़े होने का विकल्प है और खड़े होकर ही वो हैंडल पकड़ेंगे, जबकि आम स्कूटर्स इससे थोड़ा अलग होते हैं। वहां पर सीट होती है, बैठने की जगह होती है, लेकिन इस मामले में ये स्कूटर बेहद अलग है। इसके अलावा ये तंग इलाकों में आसानी से जा सकता है। इसको एक शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि G20 सम्मेलन सितंबर में होना है, लेकिन सिर्फ G20 के लिए नहीं बल्कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए भी दिल्ली पुलिस को इस तरह के हाईटेक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। शुरुआती तौर पर कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में ये स्कूटर चल रहा है, जहां पर पुलिस का गश्ती दल वहां पर गश्त कर रहा है और धीरे धीरे इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। खास तौर पर वो इलाके जहां पर तंग गलियां हैं या फिर जहां पर घटनाएं ज्यादा होती हैं, क्राइम सीन ज्यादा होते हैं, उन इलाकों में पुलिस को इस तरह के उपकरणों से और ज्यादा लैस किया जाएगा। अभी हालांकि शुरुआत है, सितंबर तक पुलिस बलों को पूरी तरह से ट्रेंड किया जाएगा और धीरे धीरे फिर इसका दायरा भी आगे बढ़ाने पर विचार हो रहा है। ट्रायल के तौर पर अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इनर सर्कल में ही इनका इस्तेमाल हो रहा है और धीरे धीरे फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छी और सच्ची खबरों में अब आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं कश्मीर से। यहां प्राकृतिक नजारों का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद भी की जा रही है कि इस बार लोगों के यहां पहुंचने का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। जी हां, बात हो रही है श्रीनगर में मौजूद बेहद खूबसूरत और दिलकश ट्यूलिप गार्डन की। यहां पर 68 किस्म के 16 लाख ट्यूलिप पौधे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के जमींदोज होने के करीब 3.5 साल के बाद कश्मीर घाटी की फजा में जन्नत की रौनक एक बार फिर से झिलमिलाने लगी है। इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रही है श्रीनगर में मौजूद फूलों की ये नैनाभ्राम बगिया। जिसे पर्यटक ट्यूलिप गार्डन के नाम से जानते हैं। ट्यूलिप गार्डन खुलने के पहले 12 दिनों में रिकॉर्ड 1,58,000 से ज्यादा पर्यटक यहां आ पहुंचे हैं। इनमें से 95% पर्यटक बाहर के राज्यों से यहां पहुंचे। 22 मार्च को सिर्फ एक दिन में यहां 31,000 पर्यटक पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया है, जैसे ही अंदर एंट्री मारी तो खुश हो गया दिल। पूरे बढ़िया मल्टी कलर, एक बार साथ में एटमॉस्फेयर भी इतना बढ़िया है। बारिश का टाइम है, बहुत मजा है। ये सीजन देख के अगर ये ऐसा सब नजारा मिलता है तो यही सीजन में आना चाहिए। सही में जन्नत है, हकीकत में जन्नत है। जो आदमी स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता उसके लिए कश्मीर आना जरूरी है। वैसे भी स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं है, अपना तो कश्मीर ही स्विट्जरलैंड है।
अपने तो यही जन्नत है। जबरवान हिल और डल लेक के बीच 52 हेक्टेयर में फैले ट्यूलिप गार्डन में 68 किस्मों के करीब 16 लाख फूल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसकी अलौकिक खूबसूरती का दीदार करने के लिए हर रोज करीब 25,000 पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। घाटी के बदलते माहौल की सबसे बड़ी गवाही है रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीनगर में निकली ये शोभा यात्रा। घाटी में माहौल बदलने का असर ये है कि आज यहाँ निवेश की होड़ लग चुकी है। जिस कश्मीर घाटी में लोग आने से कतराते थे, यहाँ नई औद्योगिक नीति आने के 22 महीने के भीतर 5,000 देसी विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है। तो मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आप सब लोगों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त। साफ है कि घाटी की फजा पूरी तरह से बदल रही है। 3 दशक के बाद जन्नत की रौनक दोबारा बहाल हो रही है। बदलते मौसम से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि पर्यटकों के आने से उनका रोजगार चकाचक चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।